बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर एक लेटेस्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे जो पिछले 2 माह से डिस्कशन में थी और उसको फाइनल नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब ये फाइनल हो गई है। जो एक कंडीशन थी आईएमएफ की कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, यानी कि ग्रेड 17 से 22 तक हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी जो एसेट्स की डिटेल है उसको पब्लिकली डिस्क्लोज़ किया जाए। अब इसका पर्पस क्या था, एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों किया गया है। लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ देख लें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से, क्या जो 4-5 स्टेप रूल्स आए हैं उसके अंदर मेंशन है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ की जाएगी और जो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन था उसका क्या पर्पस है। तो सबसे पहले ये है कि एफबीआर जो है वो एक फॉर्म इंट्रोड्यूस करेगा। जैसे आपको पता है कि 7E जो हमने देखा है, उसका फॉर्म भी आया। इस तरीके से जो ये और भी डिफरेंट तरह की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनके भी फॉर्म आते रहे। अब इसका भी एक फॉर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि उसके अंदर जो पर्सनल एसेट्स की डिटेल्स हैं, वो जो एम्प्लॉई हैं, वो 17 से 22 ग्रेड के जो एम्प्लॉई हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेपरेट मेंशन करेंगे। रिटर्न के अंदर तो ऑल तो हम कर रहे होते हैं, मेंशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो रिटर्न के अंदर डिस्क्रिप्शन है हम अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं, अपनी मर्ज़ी से मेंशन करते हैं, मैनुअल लिखते हैं, तो वो उस तरीके से डाटा जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकेगा जिस तरीके से एफबीआर की रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से एक फॉर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 3, 4 या 5 दिन वर्किंग डेज़ के अंदर वो फॉर्म अवेलेबल होगा। उसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे। जैसे ही उसके ऊपर कोई न्यूज़ आएगी, अपडेट आएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी हम डिस्कस करें। तो एक फॉर्म आएगा, उसके बाद क्या होगा कि जो बैंक है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा एफबीआर को। इसको वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो उसमें वर्ड यूज़ किया गया है सीडीडी। इसका मतलब क्या है कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट होगी, बैंक क्या करेगा, रिटन फॉर्म में कंसेंट लेटर के साथ जो फोकल पर्सन है, 4 पर्सन की उन्होंने जो 4 एम्प्लॉई हैं, बैंक के एम्प्लॉई हैं, या जो भी डेजिग्नेटेड नॉमिनेटेड लोग हैं, उनकी डिटेल पहले एफबीआर को शेयर की जाएगी कि हमारी तरफ से बैंक के ये 4 लोग आपको इस ईमेल एड्रेस से रिस्पॉन्ड करेंगे और एफबीआर उन्हीं को ही रिप्लाई करेगा। और जो बैंक का रिस्क डिपार्टमेंट है, उनका जो हेड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डाटा वो एफबीआर से रिसीव करेंगे एम्प्लॉई के लिए, जो भी जिसकी भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखेंगे, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखेंगे। और इसके ऊपर आगे हम अगले स्टेप में देखेंगे कि किस तरीके से ऑडिट भी होगा। अब ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होगी? ऑब्वियसली जो बैंक है वो हर एम्प्लॉई की इंफॉर्मेशन लेंगे। हर वो एम्प्लॉई जो 17 से 22 ग्रेड में फॉल कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, इकट्ठी होगी। अब कुछ टाइम के बाद जब इंफॉर्मेशन या डाटा एक ख़ास लेवल तक मेंटेन हो चुका होगा, तो उसको एनालाइज किया जाएगा कि ये जो अब फर्दर जो टैक्सेस हैं वो हम कहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी ये पहला स्टेप है। इसके साल 2 साल के बाद उस एसेट की बेस पे ये डिफाइन किया जाएगा कि इस क्लास के पास कौन-कौन से एसेट्स हैं, इनकी वर्थ कितनी है और बाकी जो लोग हैं ग्रेड 17 से नीचे हैं उनकी वर्थ क्या है। तो डिफरेंट तरह के स्लैब्स बनाए जाएंगे जिसके अंदर उन स्लैब को डिस्कस किया जाएगा और इसके ऊपर भी कुछ टाइम के बाद क्लैरिटी आएगी, तो हम इसको अभी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जब भी कोई डाटा एनालिसिस या गैदरिंग होती है उसके पीछे एक मोटिव होता है रेवेन्यू का, कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है। तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद क्या होगा कि जो बैंक, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखेगा और ये पर्पस क्या है वो रिटन फॉर्म में एफबीआर पूछ सकता है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन क्यों ली है, क्या पर्पस था, वो हमें बताएं कि आपने इसको इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे यूज़ की है। बायो एनुअली वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसके बाद जो रिपोर्ट या डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो फाइल है, जो उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसके ऊपर जो स्टेट बैंक है उसका ऑडिट करेगा। अभी तक जो रूल्स आए हैं सिर्फ के अंदर ये मेंशन है कि जी ये प्रोसीजर होगा। ऑब्वियसली इसके पूछो जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आस्ता आस्ता जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सब की इंफॉर्मेशन 6 माह या साल के अंदर गैदर कर ली जाएगी। उनके एसेट की डिटेल बना ली जाएगी कि इस क्लास के पास कितनी वेल्थ है और इससे बिलो जो एम्प्लॉई है उनके पास कितनी है। ये भी पॉसिबल है कि ग्रेड 17 से 22 के जो एम्प्लॉई हैं उनके ऊपर एक जो टैक्स है वो टैक्स के स्लैब ही डिफरेंट हो जाए, यानी कि जो एम्प्लॉई सैलरी का जो हमारा टैक्स डिडक्ट होता है उसके स्लैब ही डिफरेंट हो जाए। तो अभी ये एक इनिशियल स्टेप है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इसके अंदर क्या पर्पज़ है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि इसके अंदर कोई डाटा एनालिसिस के बाद इसके अंदर जो भी डाटा अवेलेबल होगा उसके ऊपर जो टैक्स की क्राइटेरिया है वो डिफरेंट की जाएगी। देखिए, अगर इस रूल्स को अगर हम देखें तो 17 से 22 की बात क्यों की गई है कि इससे नीचे नीचे जो रूल्स हैं या इसके नीचे जो जो सर्वेंट्स हैं उनको डिस्कशन पर्पस में नहीं लाया गया, उनकी इंफॉर्मेशन को अभी नहीं गैदर किया गया, क्योंकि इनके ऊपर कोई ख़ास लेवल की कोई टैक्स की वर्किंग या इसके पीछे कोई प्लानिंग होगी कि किस तरीके से हमने इस यहाँ से इनकम को या रेवेन्यू को जनरेट करना है। तो ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, अपडेट्स हैं
और अभी कुछ टाइम के बाद जितने भी इस ग्रेड में एम्प्लॉय फॉल कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको नोटिस रिसीव होंगे बैंक की तरफ से कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिक्लेयर करें। आपने जो भी आपकी एम्प्लॉई के लेटर्स हैं, कॉन्सेंट लेटर्स हैं, वो बैंक को सबमिट करें। तो ये भाई आपको पोस्ट या बैंक की तरफ से कॉल आएंगी, उसके बाद आप उस लेटर को इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा, इसमें अगली जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक तो ये रूल्स में कह दिया गया है कि जब भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, पहले आपने कॉन्सेंट लेटर लेना है, मतलब एम्प्लॉई से कि आपकी इन्फॉर्मेशन हम एफबीआर से ले रहे हैं। अब इसके ऊपर कितनी इस पॉलिसी को कितना इफेक्टिवली फॉलो किया जाएगा, ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद हम इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेन जो पर्पस मैंने अभी डिस्कस किया वो यही है कि इसके पीछे कोई टैक्स की वर्किंग है, कोई प्लानिंग है, किस क्लास से सेपरेट टैक्स चार्ज किया जाए, इससे बिलो जो क्लास है उसको सेपरेट टैक्स चार्ज किया जाए। इस तरह की कोई इसके ऊपर ऑब्वियसली कोई ना कोई कुछ टाइम के बाद क्लैरिटी इसमें होगी, उसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।